हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए प्रीवियस ईयर्स के साइंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में पूछे गए थे और इसी के साथ साथ बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और विभिन्न पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो आईएएस में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं या जो आसान क्वेश्चंस हैं जो यूपी पीसीएस और आरओ में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी पीसीएस और आरओ ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें भी साइंस पूछी जाती है और लगभग सभी एग्जामों में साइंस पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेट, पैट, लेखपाल, बीईओ, नेट, जेआरएफ, जीआईसी, किसी भी प्रकार का बीईओ, किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, है कि नहीं, किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, उसके लिए ये सेशंस काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशंस में हम लोग पूरे 25 क्वेश्चंस लेते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस बायो के हैं और 6 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं और 4 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं। एग्जाम में भी इसी रेशियो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी रेशियो में हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों के 25 क्वेश्चंस में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक, अब हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो 28 होती है। कहीं कहीं हम लोगों को 22 मिलता है और कहीं कहीं हम लोगों को 29 भी मिलता है। तो 22 इसलिए मिल जाता है कि 14 हड्डियां जो होती है चेहरे पर पाई जाती हैं और 8 हड्डियां मस्तिष्क पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो 14, 8, 22 जोड़ करके ये बता दिए। और 6 हड्डियां जो होती हैं वो कान में पाई जाती हैं, मतलब कर्ण की हम लोग पढ़ते हैं, कान की हड्डी जो 3 जोड़ी होती है। ठीक है, तो 6 हड्डियां, तो 14, 8, 22, 6, 28 ही हो गई। और एक हड्डी कभी कभी होती है जो मतलब जोड़ा जाता है, उसमें मैंडिबल होता है एक हड्डी। ठीक है, एक हड्डी का नाम मैंडिबल होता है जो गले के नीचे वगैरह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 22, 28, 29 हड्डियों का ये कहानी है दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो ऑप्शन देख के हम लोग आंसर मारेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से हम लोगों को इतना तैयार करना है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। अर्थात यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, तो 12 गुणे 2 24 हो जाती है संख्या। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 हो जाती है। बहुत से बोला करिए ऐसे। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो पैर की हड्डी दोस्तों खोखली होती है। ठीक है, ध्यान रहे ये यूपी पीसीएस 1994 में पूछा गया था, क्वेश्चन था, आयोग ने इसका आंसर खोखली दिया है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो क्या होती है? खोखली होती है। ठीक है, अगला है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नाखून काटते हैं, बाल कटवाते हैं ना, तो दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं दर्द होता है? क्या नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है? नहीं, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, फास्फेट से कैल्शियम से बने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनका रक्त संचरण नहीं होता है, रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए दर्द नहीं होता है। ठीक, और मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है? मृत हो जाती हैं। और जब मृत हो जाता है व्यक्ति का शरीर तो रक्त संचरण नहीं होता है, और जिस शरीर में रक्त संचरण नहीं होता है उस शरीर में, मृत शरीर में आप तभी तो पोस्टमार्टम होता है और दर्द की अनुभूति नहीं होती है कि नहीं? ये चीज़ देखिएगा। ठीक, अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 दांत निकलते हैं अकल वाले। ठीक है, ये कहा जाता है। फिर जो 20 दांत निकलते हैं, ये 20 दांत फिर टूट जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, फिर धीरे धीरे टूटने के बाद फिर ये 20 दांत निकल के आते हैं। तो 20 दांत व्यक्ति के जो होते हैं पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों के इस 20 दांतों में से कोई दांत अगर टूट जाएगा ना तो आएगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, हम लोग दंत विहीन हो जाएंगे, एक दंत विहीन, जितने दांत टूटेंगे उतने दंत विहीन हो जाएंगे। अगला है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं होती हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं, प्रभुत मात्रा का मतलब जो भारी मात्रा में आवश्यक होती है, मतलब व्यक्ति के शरीर के लिए काफी आवश्यक होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? पोटेशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम नहीं, मॉलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है,
मोलिब्डेनम नहीं है, तांबा नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। हम लोग देखते हैं आंवला सूख भी जाता है ना तो भी उसके अंदर उतनी ही मात्रा में पोषक होता है, मतलब उतनी ही मात्रा में विटामिन होता है, ठीक है। सेब नहीं है, आम में विटामिन ए होता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कर्वी से याद कर लें, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो कौन सी विटामिन हार्मोन होती है, विटामिन डी हार्मोन होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें विटामिन डी फेंक रही हैं वहां से ऊपर से, ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में एर्गीस्टेरॉल नामक तत्व होता है, ठीक है, एर्गीस्टेरॉल नामक तत्व होता है, ये सूर्य की किरणों को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम होता है विटामिन डी में ना, तो विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम से ही हम लोग याद कर लेते हैं कैल्सीफेरॉल, क्या याद कर लेते हैं, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का अब लोग ऊपर देख चुके हैं क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी का क्या, थायमीन, ठीक है। और विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल के साथ साथ जेरोफ्थैल्मिया भी कहते हैं, जेरोफ्थैल्मिया, ठीक है, ध्यान दें, जेरोफ्थैल्मिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन क्या है, साइनोकोबालामिन विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन, क्या है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन है, क्या है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है। और विटामिन सी का अभी देख लिए थे हम लोग, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा पाई जाती है, तो सर्वाधिक प्रोटीन चने में, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, तो सभी प्रोटीनों में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, कार्बन विद्यमान होता है, नाइट्रोजन तो प्रोटीन में विद्यमान होता ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोगों को देखना है, तो हाइड्रोजन विद्यमान होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूरे बड़े आसानी से करते हैं, बड़े समझदारी के साथ करेंगे। अगर यहीं पर ऑप्शन 1 2 3 दिया होता तो हमारा ये आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ध्यान में रखना है। अगला है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, मतलब जो माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, वो, और जो पाउडर वाला दूध पीते हैं वो कह सकते हैं, ठीक है। तो वह कम मोटा होता है, जाहिर सी बात है, बच्चा तंदुरुस्त होता है, ठीक है, उसमें फैट वगैरह ज़्यादा नहीं होते, तो ये सही है। उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, ये भी सही बात है, ठीक है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है माँ का दूध से, ठीक है। विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, जाहिर सी बात है, पाउडर के दूध में उतना होगा नहीं, माँ के दूध में ज़्यादा विटामिन प्रोटीन होगा, ठीक है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 मतलब दोनों ऑप्शन में 1 2 3 लिखा हुआ है, तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमको स्टेटमेंट से मतलब है, ठीक, ये सही हो जाएगी। अगला है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, मतलब दूध में हम लोग पता प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके साथ साथ अन्य कौन सी चीजें होती है। और ये देखिए दूध में लोहा नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है, लोहा नहीं होता, तो कैल्शियम और पोटेशियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन किससे होता है, अतिपोषण से होता है, सही बात, अल्प पोषण से भी होता है। अब अतिपोषण कोई हो जाता है ना, तो भी उसको कुपोषण ही कहते हैं, ठीक है। जो कम पोषण होता है वो भी कुपोषण हो जाता है, असंतुलित पोषण से तो कुपोषण होता ही है। तो इसका भी 1 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रहे 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आईएएस में पूछा गया 1996 में, और ये कैसा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस और आरओआरओ में भी पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है कि विद्युत का प्रतिरोध करना, ठीक है। तो अब अर्धचालकों में अगर परम शून्य तापमान होता है तो विद्युत का प्रतिरोध अनंत हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। अब आप लोग ये बताइएगा, परम शून्य तापमान
क्या होता है, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को कहते हैं परम शून्य तापमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण क्या नाभिकीय विखंडन से होता है? नहीं, नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सूर्य में जो 4 हाइड्रोजन होता है वो मिल करके एक हीलियम बनाता है, ठीक है, और इसी को कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या परमाणु बम निर्माण स्थल है? ऐसा नहीं है। भारी पानी का तालाब है? ये भी नहीं है। यूरेनियम 238 का उत्सर्जक है? ये भी नहीं। तो परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी है, ठीक है। यहां पर ये काम होते हैं, परमाणु बम भी बनाए जाते हैं, ठीक है। ये U238 का उत्सर्जन भी होता है परमाणु रिएक्टर में, लेकिन परमाणु रिएक्टर को हम लोग ये चीज नहीं कह सकते हैं। परमाणु रिएक्टर को हम लोग कहते हैं आणविक भट्टी है, ठीक है। अगला है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो नाभिकीय ईंधन भारत में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। थोरियम पाया जाता है। हम लोग देखते हैं ना, जो भारत का ऐसे तट है, केरल का तट है, तमिलनाडु का तट है, यहाँ पर जो है थोरियम पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। थोरियम बालू में, वहाँ मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, ठीक है। थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, और यहीं से जो है भारत को नाभिकीय ईंधन में विश्व में बढ़त मिल सकती है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? परमाणु ईंधन की श्रेणी में कैडमियम, थोरियम आता है, प्लूटोनियम आता है, यूरेनियम आता है। तो क्या कैडमियम आता है? कैडमियम नहीं आता है, और नहीं आता है इसीलिए ये आंसर हो जाएगा कि नहीं ही पूछा है, ठीक है। ये राजस्थान पीसीएस ने पूछा था, ठीक है। अगला है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है तो क्या होगा? मतलब हम लोग देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग मंदक के रूप में कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं, नियंत्रित क्षणों का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि नियंत्रण में रखा जा सके नाभिकीय अभिक्रियाओं को, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर को। तो अगर नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? तो क्या रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा? नहीं, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये है, इसीलिए कंट्रोल छड़ों को नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है। अगर नियंत्रण करने वाली चीजें नहीं होंगी तो प्रक्रिया सीमा से बाहर चली ही जाएगी। नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? अब मतलब इसको पितृसत्तात्मकता वाली बात मत लीजिएगा, ठीक है। नियंत्रण हर चीज पर होना चाहिए, है कि नहीं? नियंत्रण का मतलब केवल एक ही पर्सपेक्टिव में नहीं होता है, हर चीज को नियंत्रित किया जाना चाहिए। नहीं तो अगर वो अनियंत्रित हो जाती है तो प्रक्रिया क्या होती है? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाती है फिर, ठीक है। अगला है, इंडेन गैस एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मिश्रण है। तो लिक्विफाइड एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? हम लोग देखते हैं जो हम लोगों के घर में सिलेंडर आता है उसमें किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी का ये है, ठीक है। अगला है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है भैया? अधिक माइलेज दे? ऐसा नहीं है। कम खर्च और ईंधन की बचत, ये हो सकता है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, ये भी हो सकता है। पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण, ये नहीं है। ये थोड़ा सा टुच्चेपन वाला ऑप्शन आ जाता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टाइप का जो है क्या है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। तो डीजल, भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि डीजल की क्षमता तो उच्च होती है और उसके कारण सस्ता भी होता है डीजल, ठीक है। और डीजल जब सस्ता होता है तो सस्ता होने के कारण बचत भी होती है आर्थिक, ठीक। अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयुक्त नहीं होता है, एसिटिलीन का प्रयोग नहीं होता है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl अचार को बचाने के लिए हम लोग करते हैं नमक का प्रयोग, ठीक है। लेकिन अगर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए जहां पर एसिड, ये बेंजोइक अम्ल आ जाएगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही आंसर होगा, ठीक है। अगला है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? मतलब आग बुझाने वाले में कौन सी गैस आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि नहीं? तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये 25 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और इसका PDF हम GS वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाला कोई भी एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 45 से 50% उसमें शामिल होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दें, यहाँ चाहे PCS का दें चाहे RO का दें, यहाँ तक कि आप SSC, बैंक, रेलवे, NTPC, ग्रुप D, टेट, पैट, लेखपाल, BEO, पुलिस, SI, कांस्टेबल, किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं, ये सारे सेशंस उसमें, ये सारे क्वेश्चंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।